Good morning, everyone. My name is Devraj Mandal. Welcome to my YouTube channel Genius Trader Hub. आज मैं आपको ब्लू चिप शेयर्स के बारे में बताऊंगा। मैं आज सवेरे सवेरे आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा था, तो न्यूज़पेपर में मेरे को एक आर्टिकल दिखा। उस आर्टिकल में ब्लू चिप शेयर्स के बारे में लिखे थे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ब्लू चिप शेयर्स के बारे में बताऊं कि वो एक्चुअल में होती क्या है और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो वही आर्टिकल को देखते हुए मैं आपको ब्लू चिप शेयर्स के बारे में बताऊंगा और उसको हम एनालाइज करेंगे एक एक। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके नॉलेज के लिए कि हाउ वी कैन चेक ब्लू चिप शेयर्स और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं हम। सो दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। मैं इसे सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको शो कर रहा हूँ, एक नॉलेज बेसिस के लिए, कि मेरे चैनल से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी वर्किंग ऑडियंस हैं और हाउसवाइफ्स हैं, जो भी हैं, जो ट्रेडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं और मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको ब्लू चिप शेयर्स के बारे में पता चलेगा। तो इन्हीं सभी ऑडियंस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये एक आर्टिकल है जो मैंने देखा इकोनॉमिक टाइम्स में। फॉर दोज लुकिंग फॉर द बेस्ट कंपनीज टू इन्वेस्ट इन फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, 5 लार्ज कैप स्टॉक्स विद अपसाइड पोटेंशियल्स ऑफ अप टू 39%। तो ये इन लोगों के लिए ये दिखा रहा है, मतलब कि हमने 5 लार्ज कैप कंपनी है ना, उसमें से 5 लार्ज कैप कंपनी इन्होंने उठाई है जो बेस्ट से बेस्ट है, जो ब्लू चिप शेयर्स हैं। उसके बेसिस पे अगर इस पे हम ट्रेड लेते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है ऊपर जाने का अप टू 39%, अपसाइड पोटेंशियल्स ऑफ अप टू 39%। और ये जो 5 कंपनी अलग अलग डिफरेंट सेक्टर से उठाई गई है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम, इन्होंने आर्टिकल में क्या लिखा है। रीड द हेडलाइन अगेन। वी सेज बेस्ट कंपनीज टू इन्वेस्ट इन एंड नॉट द बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन। सो रीड ऑन ओनली इफ यू आर an investor who understands that ultimately it is the best company that becomes the best stock to own and create wealth। ठीक है। तो भैया कौन सा स्टॉक बेस्ट है, कौन सा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो इन्वेस्टर्स हैं एक्चुअल में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ये आर्टिकल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए, अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। तो शुरू करते हैं। नाउ व्हेन व्हेन डिड यू लास्ट हियर द वर्ड ब्लू चिप ऑन द स्ट्रीट। तो आर्टिकल में ये लिखा है कि भैया आपने ब्लू चिप वर्ड्स कब यूज़ किया है अपनी लाइफ में, कब सुना है। कोई भी इन्वेस्टर्स है कहीं ना कहीं तो वो ये वर्ड सुनता है कि ये ब्लू चिप फंड्स, इवन वो कहीं भी जाए म्यूचुअल फंड खरीदने, कहीं भी जाए, जैसे कि इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर इक्विटी शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये ब्लू चिप शेयर्स आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में जानेंगे क्या होता है ये ब्लू चिप शेयर्स। इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज मच लेस दीज डेज। द रीज़न कुड बी अ मल्टीफोल्ड। अगर देखो सुना तो सबने, मगर ना ये यूज़ आजकल कम हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें एडवांस टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि नो वन हैव ए टाइम्स टू सी द एनालाइज ऑफ द ब्लू चिप। दे आर गोइंग ऑन टेक्निकल बेसिस, मार्केट ट्रेंड। सो लॉट्स ऑफ क्या कहते हैं, मल्टी अवेलेबल है तरीके ट्रेडिंग के। तो कोई नहीं, लोग बहुत ही कम आजकल ब्लू चिप्स में ऐसे जाते हैं, वो नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि आपने अभी ये मोर ट्रेडिंग के टाइम में ज़्यादा कम सुनने को मिले, बट हाँ सुना आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो चलो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है।
It is a one of which is the growth is probably the new world. The street is chasing stability of growth and quality of management are probability not think the street is enamored of. There are many investors who proudly say they invest only in ब्लू चिप्स. जो भी अगर हम ये इसमें क्या है, हमने देखो भाई, बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, जो पोर्टफोलियो क्रिएटर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हाउस वाले होते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट वाले होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड बहुत बड़े इक्विटी इक्विटी शेयर्स के पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखते हैं, वो हैंडल करते हैं. तो दे बिलीव इन ब्लू चिप्स. वो ब्लू चिप्स पे बिलीव करते हैं, ताकि ये इस तरीके के शेयर्स होते हैं ना, ब्लू चिप्स में जो शेयर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपसाइड पे पोटेंशियल्स रखना बहुत ज़्यादा रखते हैं, और ऊपर जाने की पोटेंशियल्स बहुत रखते हैं, डाउन जाने की पोटेंशियल्स कम रखते हैं. तो इसलिए ब्लू चिप फंड्स में वो पैसे लगाते हैं, ताकि उनके पास है वेल्थ उनकी इंक्रीज़ होती रहे, डिक्रीज़ ना हो. सो वही चीज़ हम इस पर पढ़ रहे हैं. आओ देखते हैं. इन द द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ ब्लू चिप. तो क्वेश्चन हमारा मतलब है कि पहले पहले ये तो पता करें ब्लू चिप होता क्या है. इन एन इकोनॉमी लाइक इंडिया, द डेफिनेशंस ऑफ ए ब्लू चिप हैज़ चेंज एज द इकोनॉमी हैज़ चेंज. ठीक है भाई, जो ब्लू चिप्स है ना, वो उस पर इतनी क्षमता है ना, इकोनॉमी भी जिस उसके बेस पे बदल सकते हैं, वो इकोनॉमी में भी अपना कंट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, इतना मतलब कि एक इट वो कंपनियां जो ब्लू चिप शेयर्स में आती हैं, वो कंपनीज के पे हमारी इकोनॉमी भी डिपेंड होती है. ठीक है, 2 decades बैक ओनली एमएनसीज वर कंसिडर्ड एज ब्लू चिप्स. अगर हम 2 डिकेट पीछे अगर चले जाए, 20 साल अगर हम पीछे की बात करें, तो अराउंड जो एमएनसी कंपनी है, एमएनसी कंपनी जो थी वो ब्लू चिप्स पे ही इन्वेस्ट करती थी, कंसिडर करती थी इन सबको. टुडे देर आर मैनी न्यू एडिशंस टू दी लिस्ट. अब क्या है, बहुत सारी कंपनियां हैं इस लिस्ट में. सो अगेन, व्हाट इज़ अ ब्लू चिप. फिर से हम पूछते हैं भाई, ब्लू चिप है क्या. चलो पढ़ते. ए कंपनी हुज मैनेजमेंट हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड इज अमंग द टॉप 2 प्लेयर्स इन इट्स इंडस्ट्रीज एंड हैज़ अ लॉन्ग रनवे टू ग्रो. भैया ऐसी कंपनी जिसका लंबे साल से अगर हम देखे जाए, बैक में जाए, पीछे जाए, उसकी हिस्ट्री में जाए, पास में, तो बहुत ही बढ़िया उसका ट्रैक रिकॉर्ड है हर चीज़ में. और वो फ्यूचर और करंट और पास से लेके अगर हम देखा जाए, तो दे आर ग्रोइंग कंपनी. ये ग्रोइंग कंपनी मतलब ब्लू चिप्स की. अब ब्लू चिप्स के कंपनी के बारे में बताएं क्या होती है उसमें. जो कंपनी जो ब्लू चिप शेयर्स में आती है, वो कंपनी किस तरीके की कंपनी होती है. तो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया हो. ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया हो, और हम उसे हर पास से लेके प्रेजेंट तक हम देख रहे हैं, दे आर ग्रोइंग एंड नाउ विजन इज़ ऑल्सो ग्रोइंग. फ्यूचर में वो फ्यूचर देखिए तो दो ऑल्सो ग्रोइंग, और ट्रैक रिकॉर्ड इज़ वंडरफुल. ये सब हमारी ब्लू चिप के ये है, उसमें हम कंसिडर करते हैं ब्लू चिप शेयर्स के. इसमें आओ देखते हैं हम. The companies on our list today fit the bill on these 3 counts. The first company on the list has no competitor in the market except, देखो दो तरीके के बता रखे हैं इन्होंने कंपनी. दो टाइप बता रखे हैं. एक ऐसी कंपनी जो लिस्ट में रखी है इन्होंने, जो जिनका कोई मार्केट में कंपटीटर नहीं है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स स्मगल्ड सिगरेट्स. इट हैज़ बीन एबल टू बिल्ड अनदर बिजनेस फ्रॉम द कैश फ्लो. ये स्मगलिंग जो सिगरेट बेचते हैं, इन सबको कंसिडर नहीं करते. ये जो उस पे उस मतलब ऐसी ऐसी जिनका मार्केट में कंपटीटर ही नहीं है, ऐसा कंपटीटर नहीं जो कि स्मगलिंग कर रहे हो, वो उससे उसकी बातें नहीं करी है. इट हैज़ बीन एबल टू बिल्ड अनदर बिजनेस फ्रॉम द कैश फ्लो. क्योंकि ये क्या है, उनके पास जो स्मगलिंग वाले बिजनेस है, वो अपने स्मगलिंग बिजनेस जो करते हैं, वो अब उनके पास पैसा आता है, उनके पास
और वो उससे उस कैश फ्लो से कोई अलग तरीके का बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं, तो दे आर नॉट कंसिडरिंग इन दिस लिस्ट। सो अगर मार्केट में ऐसा जिसका कोई कंपटीटर नहीं है, बट दैट कंपनी इज मतलब मोनोपोली एंड लीगल इन द वर्ल्ड। ओके, yes, sometimes the stocks underperform, but then in one stock it's cover up all of its underperform। ये जो ब्लू चिप्स के शेयर जो होते हैं, ये इस तरीके की जो कंपनी होती है, कुछ तो देखिए कुछ समय तो खराब परफॉर्म करेगी, बट वो उसे रिकवर भी जल्दी करके अपने अप ओवर परफॉर्म मतलब अप ट्रेंड पे चली जाती है। The second company on this list is strong brand with a vast distributions network, robust IT infrastructures for wide reach and experienced leadership teams। ठीक है, तो जो सेकेंड कंपनी है इस लिस्ट में, वो जो कि एक तरीके की स्ट्रॉन्ग ब्रांड, ठीक है, जिसका बहुत ही बड़ा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऑटोमेशंस रोबोटिक्स इस तरीके की उसमें इन्वॉल्वमेंट, ऐसी कंपनी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर वाइड रीच एंड एक्सपीरियंस लीडरशिप टीम्स। ठीक है, उनके पास इस तरीके से ए डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ए कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड, इट बेनिफिट्स फ्रॉम ग्रेट परसेंटेज एंड हैज़ शोन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब अकाउंट्स कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग, डाइवर्जेंस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड अ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड, तो ये सब हमारे ब्लू चिप्स में कंसीडर है सेकेंड कंपनी में। द थर्ड कंपनी ऑन आवर लिस्ट ऑल्सो हैज़ स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स। जो इनके पास जो कंपनी की लिस्ट है उसमें एक ऐसी कंपनी है जिसका क्या है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, वेस्ट है, ये सब ब्लू चिप शेयर्स की कंपनी है। इन्होंने जो 5 कंपनी बताई है, उन कंपनी के वो बता रहे हैं कि क्या क्या तरीके की कंपनी है जो कि जिस वजह से ब्लू चिप में कंसीडर की गई है। तो इसका एक एक पॉइंट है, इसके एक पॉइंट जो उसके अंदर देखा है उन्होंने, जो सेकंड कंपनी है इस लिस्ट में, उसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, वास्ट डिस्ट्रीब्यूशंस एंड नेटवर्क, रोबस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वाइड रीच एंड एक्सपीरियंस लीडरशिप टीम्स हैं, डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट नेटवर्क, track record is good, benefit, it's a benefit rates of percentage and has shown strong financial positions। ठीक है, the third company on our list also has strong brand recognized and market leaderships। It boasts of a diverse portfolio of services and has extensive network infrastructure। It also benefits from a large and loyal customer base and a history of technology innovation। तो थर्ड कंपनी इस तरीके की है। और द फोर्थ कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडरशिप इन अ ब्रांड इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द नेटवर्क। इट हैज़ अ रोबस्ट डीलरशिप network and financial strong with healthy balance sheet and high return on the capital। It also demonstrates technical technical capability with new product launches। The fifth company is as of now only listed entity in its category. It is financially strong, revenue and profit growth, a debt-free status and improving ratios like ROE and return of capital employed। It also boasts of high liquidity, a diversified business model, and a resilient and transparent market infrastructures. In the companies we have on our list today, there are reasons to buy which have to seen independent of the volatility that the street is witnessing। We have filtered the list to find companies which have high ROE, companies with a minimum return on equity of 23% and net margin 14% have been considered because of because a good business has final achieve goods numbers, and these two are critical to look at। These stocks are good business to be bought with a strong long-term perspective। They are not for investors who tend to compare the value of their portfolio everything with the everything with what happened to the Nifty, the data used in screening these large cap stocks has been gathered from the latest Refinitiv stock report plus report dated November 2025।
सो दीज आर ये सारे ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने कंपनी जो लिखी थी और जो 5 कंपनी है उसके बारे में बताया है। तो किस तरीके की कंपनी है। सो अभी ऑल ओवर हमने क्या जाना ब्लू चिप के बारे में। ब्लू चिप शेयर्स हमारे पास हमारे किस तरीके के शेयर होते हैं। एक्चुअली ब्लू चिप शेयर वो शेयर होते हैं जो कि इनके पास इस शेयर्स की उससे द शेयर्स हैव कैपेबिलिटी इट्स इसका डिपेंडेंस होता है, मतलब इकोनॉमी डिपेंड होता है, वो इकोनॉमी को चेंज कर सकते हैं अगर उसमें कुछ भी अप एंड डाउन हो क्लोज हो, अगर उसमें कहीं भी कमी आए कि तो इट अफेक्ट्स ऑन दी आवर इकोनॉमी। उस उसकी इतनी पावर होती है इस शेयर्स ऐसे शेयर्स की जो जो ब्लू चिप्स में कंसिडर किए जाते हैं। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, अगर उनका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है मार्केट में प्रीवियस से लेके अभी तक प्रेजेंट तक देखे तो ट्रैक रिकॉर्ड मतलब एक्सीलेंट होना चाहिए। इट्स मीन्स जो कि बढ़िया है, हमें ऐसा देखने को मिले कि जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड से अभी तक देखे तो दे आर डूइंग एक्सीलेंट। ठीक है। सो सो अब ये सब चीज़ें हो, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, मैनेजमेंट लीडरशिप्स जो हो वो वो बिल्कुल स्किलफुल्स हो, इस तरीके की कंपनी कंपनी ऐसी हो रोबोस्टिक हो, लाइक ऑटोमेशंस रोबोट्स जो भी मैनुअल काम कर रहे हैं उसको रिड्यूस करके उसमें ऑटो करना। तो दीज टाइप्स ऑफ कंपनी कवर्स इन ब्लू चिप कि मतलब वो हाई टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड है, जो आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसे अडॉप्ट करके रखा। सो दी ये सब चीज़ें देख के हम उसे ब्लू चिप्स में कवर करते, तो हमें पता लग गया ब्लू चिप्स क्या है। ब्लू चिप्स इन सब फीचर्स को मिला के बनता है ये ब्लू चिप्स है, मतलब कंपनी शेयर्स इतने पावरफुल्स है कि उसका जो पोटेंशियल्स है मतलब बढ़ना अपसाइड ही तय है। वो लिटिल टाइम पीरियड शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो दे कैन परफॉर्म अंडर परफॉर्म, बट आफ्टर सम टाइम वो उसे रिकवर कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। तो मेनली दीज आर दी ब्लू चिप्स। तो अगर हम किसी भी ऐसी कंपनी को उठाए देखें जैसे कि वो जो जिनका जिनका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है और सारी जगह से वो अच्छी है, मतलब परफॉर्म अच्छा कर रही है, बिजनेस का फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, मार्केट में नाम है, ट्रैक रिकॉर्ड ओके है, हर चीज़ ओके है, तो वो हम उसे ब्लू चिप में कवर करते हैं। तो ये इन्होंने जो फाइव फाइव लार्ज कैप स्टॉक्स में से इन्होंने 5 शेयर्स उठाए हैं जो कि इन्होंने ब्लू चिप्स में कवर करे। देखते हुए कौन से शेयर्स और कितने रिटर्न ऑफ इसका वो रखते हैं कि अभी कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है कि कितना हम पैसा लगाए तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो ये आर्टिकल्स में लिखा है दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस नॉट टिप्स। कोई टिप नहीं है हमारे लिए, हमारी तरफ से कोई टिप नहीं है, सिर्फ ये हमारे ऑडियंस को ये दिखाने के लिए कि हाउ वी कैन रीड द आर्टिकल्स एंड डू द प्रैक्टिस टू द रीड द न्यूज़पेपर। जो भी हम अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम स्टॉक मार्केट में अगर हम इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में, अगर जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड होता है ना तो उसको इसके लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस है, यू शुड टू रीड द न्यूज़पेपर। रीड द न्यूज़पेपर, वॉच द मीडिया, वॉच द न्यूज़ चैनल 80 न्यूज़ रिलेटेड टू द बिजनेस। जो भी बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ है, अगर ओनली फॉर द स्टॉक मार्केट पीपल, अगर आप स्टॉक मार्केट में नॉलेज रखते हो तो यू शुड रीड द न्यूज़पेपर, वॉच द न्यूज़, बिकॉज इससे क्या है यू विल अपडेट ऑन डेली बेसिस। तो आप पूरे पूरे मार्केट में क्या चल रहा है, यू नो दैट अभी पूरे मार्केट में क्या चल रहा है, ये कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी क्या कर रही है, दूसरी इस कंपनी में क्या क्या होने वाला है इस कंपनी। सो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन लीगली, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन लीगली फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। मतलब तुम्हें एक लीगल इंफॉर्मेशन मिली है, दैट इज़ नॉट द इनसाइडर इंफॉर्मेशन, दैट इज़ अ लीगल इंफॉर्मेशन जो आपको न्यूज़पेपर से, मार्केट के न्यूज़ से,
जो आपको प्रोवाइड की जाती है, तो दैट इज़ लीगल, जिससे आप अप टू डेट रहते हैं और अब मार्केट में क्या चल रहा है आपको पता होता है। तो उस बेसिस पे आपको कितना रिटर्न मिल सकता है उस शेयर्स में, तो इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए और इस सब की प्रैक्टिस के लिए हमें न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए। तो वही है, हम स्टॉक मार्केट की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ आई एम यूजिंग ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज़। कोई भी मेरी तरफ से ये टिप्स नहीं है कि रिकमेंडेशन नहीं है कि इस शेयर्स में पैसे लगाएं। मैंने आर्टिकल पढ़ा, वही आर्टिकल मैंने अपना यूटिलाइज़ करा आप लोगों को सिखाने के लिए। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा ये आर्टिकल जिसमें ब्लू चिप के बारे में लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों को आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और आपको समझाऊं ब्लू चिप्स होते क्या है। तो अभी आप लोगों को ब्लू चिप्स शेयर्स के बारे में पता चल गया है और 5 इन्होंने ब्लू चिप शेयर्स हैं जिनके रिटर्न्स अच्छे हैं और लेट्स सी क्या क्या है। तो हाँ, आईटीसी सबसे पहले, ये आईटीसी लिमिटेड। चलो हम एक एक कंपनी को देखेंगे और एक एक कंपनी को हम एनालाइज करेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको सारे सारे वीडियोस में मैंने ये बनाई थी। सबसे पहले मैंने अकाउंट्स पढ़ाया था कि हम एक भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है। हमें अपने अकाउंट्स चेक करने पड़ते हैं कंपनी के हम अकाउंट्स चेक करेंगे। ठीक है, तो अकाउंट्स से हमें क्या पता लगता है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पता लगता है, कंपनी के फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड पता लगते हैं, हाउ कंपनी इज डूइंग इन द मार्केट, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो भी कंपनी के, उससे हम पता लगता है कि हाँ मार्केट कंपनी इज डूइंग गुड, गेटिंग प्रॉफिट और नॉट। तो ये सब चीज़ें हमें पता लगता है, एक एक चीज़ हम अच्छे से समझेंगे। ये वीडियो बड़ी होने वाली है मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही बेनिफिशियल है, आप लोगों के काम में आएगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना, वाकई में आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी इसमें। सो लेट्स सी, देखते हैं हम। सबसे पहले आईटीसी लिमिटेड कंपनी उठाते हैं, इन्होंने आईटीसी लिमिटेड दे रखा है, तो ये सब यूज़फुल नहीं है। हम सीधा मोटा मोटी अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं, बाकी हमारा कोई मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए, अपसाइड पोटेंशियल परसेंट इन्होंने 39% दी है। इन्होंने बोला है आईटीसी लिमिटेड एक ब्लू चिप शेयर्स है, क्योंकि ब्लू चिप शेयर्स के फीचर्स आपको पता है क्या क्या है, वो आपने उसके ऊपर देख ली। ब्लू चिप शेयर्स किस तरीके से बनती, कौन सी कंपनी को हम ब्लू चिप में कंसिडर करते हैं, तो हमें पता है चला कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, इनोवेटिव मैनेजमेंट होनी चाहिए और रोबस्टिक कंपनी होनी चाहिए, मतलब और ऐसी कंपनी जो कि डिपेंड्स करती है कि इकोनॉमी बदल सके। तो ये सब चीज़ें पॉइंट्स हैं जो कि हम कंसिडर करके रखते हैं ब्लू चिप्स में। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड विल, मतलब अमेजिंग अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छे तरीके के अच्छे अच्छे फाइनेंशियल्स होने चाहिए जिसमें प्रॉफिट आ रहा हो, डेट्स कम हो, इस तरीके की कंपनी। ठीक है, तो ये सब हमारे ब्लू चिप्स के पार्ट है। तो अब आईटीसी लिमिटेड उसमें से एक है जो कि ब्लू चिप शेयर्स में कंसिडर करा है। अगर इसमें हम क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें रिकमेंडेशन क्या है, बाई की रिकमेंडेशन है, इन्होंने बाई की रिकमेंडेशन दी रखी है। हम एनालाइज़ करेंगे, एनालाइज़ करके हम आपको बताएंगे कि दिस इज़ हमारे एनालाइज़ के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है अकाउंट्स से में, फिर हमने ऐप में कैसे चेक करते हैं, हम कैसे फाइनेंशियल चेक करते हैं, उसके बाद हम किस तरीके का डिसीज़न लें, उन सारी डिसीज़न को देखते हुए हम भी वो सारी चीज़ें चेक करेंगे और हम भी अपनी तरफ से देखेंगे कि क्या हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें बाई करना चाहिए शेयर्स को, या नहीं करना चाहिए। क्या पता इसमें कुछ बदलाव हो, किस अलग तरीके से हो, बट समझो हम अपनी 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 एनालिसिस भी ज़रूर करेंगे, अपनी एनालाइज भी ज़रूर करेंगे इसी में। ठीक है, तो लेट्स सी, इसमें बाय रिकमेंडेशन है, दैट इज़ फाइन, ओके, और अपसाइड पोटेंशियल दैट इज़ 39%, तो दैट इज़ ग्रेट। नेट ये सब हम पढ़ेंगे अभी बाद में, अभी हम सिर्फ सिंपल जो हमारे काम की चीज़ें हम वो पढ़ लेते हैं आर्टिकल में। फिर 5,10,923 करोड़ का मार्केट कैप है। तो भैया 39% अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 39% का पोटेंशियल है, दैट इज़ गुड ईयरली। तो मतलब समझ रहे हो, आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो 39% का रिटर्न मिल सकता है, दैट इज़ ग्रेट। तो ईयर में 39%, दैट इज़ अमेजिंग ग्रेट, मतलब इतना तो कहीं भी नहीं। अपसाइड पोटेंशियल ये रखता है ये शेयर 39% अप जाने का, इतनी क्षमता है।
एच डी एफ सी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, रिकमेंडेशन बाय है और 31% गया। वाओ, दैट इज़ ग्रेट। और अगर इसका मार्केट मार्केट देखिए, मार्केट कैप देखिए कितना है, मार्केट कैप इज़ 1,15,537 करोड़। ग्रेट। भारतीय एयरटेल लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड क्या है, बाय, रिकमेंडेशन बाय है। आप हर किसी ने सुना है भारतीय एयरटेल लिमिटेड कंपनी के बारे में, एयरटेल कंपनी के बारे में। तो टेलीकॉम सेक्टर की जाइंट है अपने में ही। मतलब नाम की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता है एयरटेल कंपनी के बारे में, भारतीय एयरटेल के बारे में। सो हालांकि जो पता ही है, हर चीज़ में जो चीज़ हमने बताई है, जो चीज़ हमने देखी है अभी तक मैंने बताई है कि ब्लू चिप शेयर्स किस तरीके के होते हैं। तो अगर आप एयरटेल कंपनी को तो हर कोई जानता, तो उसको एयरटेल के बारे में इमेजिन करो, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वो ब्लू चिप की कंपनी है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत कस्टमर है, बहुत टैरिफ उनका चलता है, तो ठीक है, इट्स ओके। एयरटेल इन्होंने रखा हुआ है, रिकमेंडेशन कितनी, 22% की पोटेंशियल। ओ माय गॉड, दैट इज़ ग्रेट। बाई 22% अगर आप लगा रहे हो पैसे, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको पूरे साल में 22% की अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रही है। तो अब आते हैं, हम देखते हैं। और तीसरी कंपनी कौन सी दे रखी है, आइसर मोटर दे रखी है, बाय रिकमेंडेशन है। चौथी कंपनी बाय रिकमेंडेशन, पोटेंशियल 12%, मार्केट कैप कितना है इसका, ठीक है, मार्केट कैप भी सही है। और बीएससी लिमिटेड, नारायणा विद्यालय लिमिटेड, बाय रिकमेंडेशन है इन्होंने भी, और 12% इसका है बीएससी का, और 3% अपसाइड इसका है, और मार्केट कैप भी ठीक ठाक है। मार्केट कैप है हमारा 1,95,682 इसका, आइसर का। बीएससी का है 1,16,084, और नारायणा ह्युडोले का है 41,744 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये सारी कंपनी का इन्होंने लिखा हुआ है और अपसाइड पोटेंशियल दे रखा है। अब इनकी टोटल इनकम्स में देखिए क्या है, क्या क्या है टोटल इनकम पूरे, क्या बहुत ही बढ़िया। देखो, इन्होंने इनके टोटल इनकम दे रखे हैं। अब टोटल इनकम क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। इनकम तो हर किसी को पता है क्या होती है। इनकम वो होती है, इनकम वो चीज़ होती है जहाँ से हम पैसा, हमारे पास, हमने कोई बिज़नेस किया और वहाँ से हमारे पास इनकम आई, वहाँ से हमारे पास पैसा आया और उसमें से हमने प्रॉफिट कमाया। वो हमारा अपना कॉस्ट निकाल के जो हमारे पास आया प्रॉफिट, तो हमने क्या खर्चा किया, हमने क्या खर्चा किया और कितने का सामान बेचा, उसको हट, दोनों में से हमने माइनस किया, तो उसको उसमें से उसे घटाया, तो हमारा निकल के आया फ़ायदा, मुनाफा और नुकसान। जो मुनाफा है वो हमारा इनकम है, ठीक है। तो टोटल इनकम तो हर किसी को पता है। इनकम कैसे आता है, सेल में से हमने क्या माइनस कर दिया, कॉस्ट माइनस कर दी, तो हमारे प्रॉफिट निकल के आ गया, दैट इज़ आवर इनकम। तो सेल हमने, अब हमने कैसे निकाला था इनकम, हम कैसे निकालते थे, मैंने आपको दिखाया था जनरल एंट्री में, मैंने आपको मतलब अकाउंट्स में मैंने क्या समझाया था। हम पहले, सबसे पहले अकाउंट्स कैसे क्रिएट करती है कंपनी, कंपनी उस ट्रांजेक्शन्स, उस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है जो कंपनी में लगे हों, ठीक है, जो कंपनी में लगे हो, कंपनी ने अपने बिजनेस चलाते समय यूज़ किए हो। तो ऐसी कोई भी मॉनेटरी जो कि अमाउंट में हो, फाइनेंशियल्स में उसे हम नापा नापा जा सके, ऐसी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे जर्नल में क्रिएट करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री बना के हम उसमें जर्नल एंट्री को हम लेज़र में पोस्टिंग करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं सबका, और सभी अकाउंट्स का जो बैलेंस निकलता है उस बैलेंस को हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से हम मैच करते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच करते हैं। जो उन सब मैच करके आता है वो हमारा सही होना चाहिए, स्टेटमेंट जो भी है सही होना चाहिए, तभी हमारा फाइनल अकाउंट अच्छा बनेगा, सही बनेगा।
तो फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फिर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में हमारा सब शुरुआत होती है सबसे पहले हमारी किससे, ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट से हम निकालते हैं प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का, उस कितना कंपनी ने बेचा, सामान कितने का बेचा, जो भी बिजनेस कर रही है उसमें से उसने कितना बेचा, वो रेवेन्यू वहाँ पर सेल्स लिखी जाती है। और कंपनी के कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट जो कि उस प्रोडक्ट को बनाने में लगी हो उसको घटा के हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ये होता है ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट। और उस ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल के हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर सारी वो चीज़ें आती है, कंपनी के पास कहाँ से इनकम आ रही है, कहाँ से पैसा पैसा आ रहा है, वो सब रिकॉर्ड करते हैं वो क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड वो ये सब रिकॉर्ड करते हैं कंपनी के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि कंपनी के इधर उधर सैलरी, एम्प्लॉय को खर्चा दिया, कंपनी ने रेंट पे करा, कंपनी ने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पे करा, कंपनी ने बिजली पे करी, कंपनी ने प्रिंटिंग स्टेशनरी पे करी। इस तरीके के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमारे डेबिट साइड आते हैं। और इनकम साइड में हम इनकम आते हैं, कंपनी ने सामान बेचा कुछ, उसमें से इनकम आया, कंपनी ने कुछ चीज़ें बेची उससे इनकम आया, मतलब कुछ कहीं से कुछ आ रहा है, कंपनी ने उधारी पे उधार दिया हुआ था अपने बिजनेस के पैसे से, मार्केट में बाहर वहाँ से उन्होंने इंटरेस्ट रिसीव किया, वो इनकम हुई। ये सब चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। इसमें लिखने के बाद हम हमारे उसमें रिकॉर्ड करते हैं पीएनएल में रिकॉर्ड करने के बाद हमारा इनकम अगर ज़्यादा होता है खर्चे से तो हमारा मुनाफा निकल के आता है, उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। और वही अपोजिट होता है तो हमारा लॉस होता है। तो वहीं से हमारा प्रॉफिट आता है, वही हमारा इनकम है जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। और इनकम फाइनेंशियल ईयर 18 में इन्होंने दे रखा है, ये सब करोड़ में है, ब्रैकेट में इन्होंने करोड़ में लिखा हुआ है। 45,285 करोड़ का इनकम थी इनकी 18 में। 19 में 50,533 की इनकम थी। फाइनेंशियल ईयर 20 में इनकी 52,004 करोड़ की इनकम थी। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 51,906 करोड़ की इनकम थी। फाइनेंशियल ईयर 22 में 62,560 करोड़ की इनकम थी। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 72,918 करोड़ की इनकम थी। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 70,687 करोड़ की इनकम थी। एंड इसमें 78,006 करोड़ की इनकम है फाइनेंशियल ईयर 2। इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, क्या ये इनकम बढ़ रही है कंटिन्यूसली। अगर हर साल ईयरली बेसिस ये देखें तो देखिए 45,000 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, देखो बढ़ रही है, हाँ इंक्रीज हो रही है। 21 में थोड़ा कम हुआ 20 करोड़, शायद में भी कुछ रीज़न हो सकता होगा। 22 में देखो बढ़ा, 23 में बढ़ा, 24 में फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, कुछ होगा रीज़न। और 25 में तो बढ़िया, तो ईयर बाय ईयर बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है। तो हमारे ब्लू चिप्स के जो फीचर्स है वो कवर कर रहे हैं। हाँ, एच डी एफ सी ए एम सी, क्या बोल रहा है, एच डी एफ सी ए एम सी हमारा फाइनेंशियल ईयर 18 में एच डी एफ सी ए एम सी 18,169 देखते बढ़ रहा है ये। 1869 से स्टार्ट हुआ, 2097, 2143 बढ़ ही रहा है। 2482 23 में, फाइनेंशियल ईयर 24 में 3162, और नाउ इन फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4058 करोड़। दैट इज़ ग्रेट। भारतीय एयरटेल की अगर हम बात करें, 84,169 करोड़, 83,579 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2019 में। फाइनेंशियल ईयर 2020 में 86,212.2 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1,01,258 करोड़, 1,17,081 करोड़।
1,40,081 करोड़, 1,51,868 करोड़, 1,74,636 करोड़. तो दैट मीन्स इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर इंक्रीजिंग. सो अमेजिंग. हर जगह से ओके है. इनकम में अगर देखें तो देखो रे ब्लू चिप, ये सब ब्लू चिप शेयर्स हैं, तो देखने में इनके इनकम देखो कितने कितने करोड़ों में है और ईयर बाय ईयर बढ़ रहे हैं. अब आयशा मोटर्स के देखे इनकम, तो इनकम उनका देखा 9,245. आइसर मोटर्स के 10,240. 20 में इतना घटा थोड़ा सा. फाइनेंशियल ईयर 21 में भी थोड़ा सा घटा. 22 में बढ़ा, 23 में ज़्यादा बढ़ा, 24 में भी बढ़ा और 25 में भी बढ़ा. तो अमेजिंग है. ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिली. हमें सही इसमें दिया हुआ है आइसर मोटर का. अगर हम चेक करें तो ये बढ़ रही है. फाइनेंशियल 2025 में 20,175 करोड़ तक पहुंचा, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9,245 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 18 से. देखो कहाँ तक पहुंचा, 20,000. तो भाई इंक्रीजिंग 25 6 साल में कितना बड़ा इंक्रीज हुआ, डबल हो गई इनकम में. तो ये भी देखना पड़ता है. तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखो भाई, कमाल का है. अब बीएसई लिमिटेड में भी देखो 700 से स्टार्ट हुआ, 700 करोड़ से इनकम स्टार्ट हुई. थोड़ा बीच में 19 में गिरा, 20 में भी गिरा और 21 में भी गिरा. फिर 3 साल बिजनेस में लगे, इनकम को कंपैरिजन में बढ़ते बढ़ते देखो पैसा लगा. तो यही तो होता है, लॉन्ग टर्म में ही ये देखो रिटर्न देते हैं. अब देखो इसने दिया होगा रिटर्न 22 में 864 करोड़, जो कि इसने 18 से क्रॉस कर दिया. तो यहाँ से रिटर्न होना चाहिए. देखो क्या रिटर्न दिया होगा, देखो यहाँ पे क्या रिटर्न मिला होगा. सोचो किसी ने अगर 2022 में जिस रेट पे अगर शेयर खरीदा होता, यहाँ से भी पता लगता है 2022 से हमें शेयर हमें अगर ख़रीदा होता, तो यहाँ से ख़रीदा होता. सोचो देखो क्या क्या देखने को मिला, उसका क्या शेयर का रेट पहुँचता. देखो आपको दिखा 864 से लेके, ठीक है, 3,200 3,239 करोड़. ओ माय गॉड, मतलब अमेजिंग है मेरे हिसाब से. तो अमेजिंग मतलब कि क्या पैसे के रिटर्न 3 साल में अमेजिंग रिटर्न मिला होगा इसको. जो 3 साल में जो कंपनी ने काम किया उस बेसिस पे अगर 22 में पैसा लगाया होता और 25 पे अगर आयशर मोटर ख़रीदा होता, तो बहुत बढ़िया रिटर्न मिल रहा होता. ये मैं नहीं बोल रहा, कंपनी के फाइनेंशियल्स बोल रहे हैं. ठीक है, तो ये थे. अब इसी तरीके से बीएससी लिमिटेड के भी देख लिए हमने. नारायणा हृदयालय कंपनी का देखते हैं. देखो 2,299 करोड़ से स्टार्ट हुआ और देखो बढ़ा बढ़ा, 21 में घटा, 22 में बढ़ा, 23 में बढ़ा, 24 में बढ़ा, 25 में बढ़ा, 5,575 करोड़. ठीक है, तो देखो अमेजिंग, इसने भी क्या रिटर्न दिया है. ठीक है, तो हमने इस तरीके से इनकम देखी. इनकम में पता चली क्या है. अब देखते हैं ये क्या है, इसमें क्या लिखा है. डेट्स, डेट पता है, डेट मतलब उधारी. डेट्स मतलब उधारी, कंपनी के डेट बता रखे इन्होंने. डेट्स
तो कंपनी के पास उधारी कितनी हुई है, ये सिंपल सा देखो, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है कि मैंने दिखाया था कि हम किस तरीके से हम कंपनी की क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। तो इन्होंने दे रखी है सारी इन कंपनी के पहले से, एक एक पॉइंट वहाँ का निकाल के, इनकम निकाल के, डेट्स को सेग्रीगेट करके इन्होंने एक एक पॉइंट दिखा रखा है। तो दैट इज़ फाइन कि मेन इम्पोर्टेंट एक इन्वेस्टर को चेक करने के लिए क्या चाहिए वो आर्टिकल में लिखा हुआ है, दैट इज़ ग्रेट। तो डेट क्या है, डेट कितना है, डेट्स मतलब कंपनी की उधारी। उधारी की अगर बात करें आईटीसी लिमिटेड में बात करें, फाइनेंशियल ईयर 18 में 35.92 करोड़ का डेट्स है। ठीक है, डेट्स कितना है, 35.92 करोड़ का डेट्स है। फाइनेंशियल ईयर 19 में देखो, इनकम बढ़ती है तो मज़ा आता है, उधारी बढ़ेगी तो मज़ा आएगा, सिंपल सी बात है, नहीं आएगा। तो उधारी क्या होना चाहिए, कंपनी की साल ब साल उधारी अगर कम हो रही है तो दैट मीन्स कंपनी उधारी कम कर रही है। मगर वो डिपेंड करता है कि अगर कंपनी उस हिसाब से बड़ी होती जा रही है तो उस हिसाब से इनकम भी बढ़ रही है, उधारी भी बढ़ सकती है, तो वो भी है। बट हाँ, हम अगर ऐसा देखें कंपनी की उधारी घट रही है प्रीवियस ईयर से अकॉर्डिंग, दैट इज़ फाइन। बट अगर लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देख रहे हो, स्टार्टिंग कम उधारी से हुई और जब आते आते का 5-6 साल में को बहुत ज़्यादा उधारी होगी। वो इसलिए भी हो सकती है, क्या पता उधार लेके बिजनेस चलाया हो, बिजनेस रन किया हो, उधार लेके बिजनेस रन किया हो, है ना। तो बिजनेस रन किया तो बिजनेस बड़ा हुआ, बिजनेस बड़ा हो रहा तो इनकम भी बढ़ रही है उस हिसाब से, तो जायज़ है। बट अगर प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें तो दैट शुड बी, वो हमें कम ही दिखनी चाहिए कि हम मानते कि एक साल के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग तो डेट्स में कमी आनी चाहिए। बट लॉन्ग टर्म में तो हाँ, बिजनेस बड़ा होगा तो डेट्स भी बढ़ रहे होंगे। तो बट हम ये मानते हैं कि ज़्यादा डेट्स भी अच्छे नहीं होते, तो वो देखने को मिलेगा। तो डेट्स कम देखें तो अच्छा लगेगा, नहीं तो हम ये भी मान सकते हैं कि हाँ, ज़्यादा पैसा लेके कंपनी ने बिज़नेस किया होगा, उससे इनकम भी बढ़ी होगी। जैसे हम देखें आगे आगे चल के इनकम में जैसे देखा, आगे ईयर में गए तो इनकम बढ़ रही थी, तो वही चीज़ था। ठीक है, तो आईटीसी लिमिटेड, तो हमने आईटीसी लिमिटेड की अगर देखें 35.92 करोड़ से डेट स्टार्ट हुआ, इनकी उधारी 18 में, 19 में कम हुई, 20 में कम हुई, अरे वाह, 21 में 9.81 करोड़, 22 में 5.59 करोड़, और 23 में 38.81 करोड़, एंड 24 में 11.3 करोड़। तो और 25 में 91.3 करोड़। देखो सडनली, अगर हम सडनली देखो 24 में, अगर देखिए 24 फाइनेंशियल ईयर 24 में 11.3 करोड़ का था, और भैया कितना एकदम सडनली 2025 में बढ़ गया आईटीसी लिमिटेड का डेट्स 91 करोड़। अब देखते हैं क्या इनकम में भी इस हिसाब से इतना डिफरेंस आया है क्या। देखो भाई, 11 करोड़ का लोन था पहले, उधारी थी, 91 करोड़ की उधारी हो गई, तो भाई बड़ी बात है ना। तो क्या इनकम बढ़ी थी क्या, ज़रा देखे तो आईटीसी लिमिटेड की इस हिसाब से। इनकम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बढ़ी है, 8,000 करोड़ बढ़ी है। तो इनकम बढ़ी है, बट इतनी टेरिफिक इनकम भी नहीं बढ़ी। कुछ हो सकता है कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करी, फिक्स एसेट बनाई हो, वो उधारी बन गई हो, कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हो। ठीक है, चलो लेट्स सी। दिखने को तो ये मिल रहा है कि ठीक है, कंपनी में बढ़ रहा घट रहा है, अप एंड डाउन चल रहे हैं, ओके है। एचडीएफसी में देखो, अरे भाई, एचडीएफसी में डेट्स तो है ही नहीं भाई, क्यों नहीं है डेट्स, देखो इसमें तो डेट्स है ही नहीं। रीज़न क्या है भैया, जो कंपनी पैसा उधारी देने का काम करते हैं उसके पास डेट्स क्यों खास होंगे, उसको पैसा ज़रूरत होगा तो अपने फंड से ले लेंगे। एच डी एफ सी, ए एम सी, ठीक है, तो ये इनके है ही नहीं डेट्स, जीरो डेट्स है, तो भाई अमेजिंग है यार ये तो। लो भाई, इसको तो, ये जो बैंक्स जो होते हैं ना, उसके डेट्स बहुत कम होते हैं। ठीक है,
है ही नहीं, है ही नहीं। आओ तो ठीक है। भारतीय एयरटेल देखो 1,11,333.50 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 18 में इतना था, फाइनेंशियल ईयर 19 में 1,20,673 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 20 में 1,17,619 करोड़, 1,29,718 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 22 में 1,32,914 करोड़, एंड फाइनेंशियल 23 में 1,65,544 करोड़। तो इट इज़ इंक्रीजिंग 1,51,916 करोड़ एंड 1,40,000। तो देखो 24 और 25 में कम हुआ, तो दैट इज़ इंडिकेटिंग गुड साइड। ठीक है यार, बड़ा बड़ा बिजनेस होगा तो बड़ा उधारी भी होगा, बिजनेस बड़ा है। मार्केट कैप देखो, भारतीय एयरटेल का कितना है मार्केट कैप, देखे तो आगे दे रखा था यहाँ पर, देखो मार्केट कैप भी तो देखो क्या बढ़िया है, शानदार मार्केट कैप है इसका। तो देखो मार्केट कैप 1,25,400, 1,25,000 नहीं 12,54,491 करोड़ का मार्केट कैप है। इसी से पता लग रहा है उधारी भी उसी तरीके से दिख रही है हमें, ठीक है। बट हमें एक चीज़ देखने को मिली कि ठीक है कम हुआ है इसका। आइशर मोटर का देखिए 9,245 करोड़ से स्टार्ट हुआ, सॉरी ये रहा 150 करोड़ से स्टार्ट हुआ, बड़ी 186 करोड़ हुआ, 19 में 144 करोड़ हुआ, 20 में फाइनेंशियल ईयर 21 में 157 करोड़, फाइनेंशियल 22 में 58 करोड़, 195 करोड़, और फाइनेंशियल 24 में 275 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 266 करोड़। हरियाणा मुर्द्यालय में 801.54 करोड़, 813 करोड़। देखो घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 21 में 617.79 करोड़, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल 24 ठीक है 2,221, तो दैट इज़ गुड। ये डेट्स थे, इतने भी नहीं थे, ज़्यादा सडनली नहीं बढ़ रहे थे, बट हाँ ठीक है इतना होता है। तो अब डेट्स इन्होंने दिखाया, अब इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है जो ये दे रहे हैं, ये देखो जो इनको देना पड़ रहा है। तो ये हमारे कम होंगे तो बढ़िया है। आईटीसी लिमिटेड में देखो कंपनी को इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, 115 करोड़ इन्होंने अभी दिया, फिर धीरे धीरे कम हुआ इंटरेस्ट, देखो कम हो रहा है, फिर बढ़ा घटा कम हुआ, 45.1 करोड़ के हो गए फाइनेंशियल 25 में, ठीक है। HDFC में 9 करोड़, 9 करोड़, 8 करोड़ और 9.5 करोड़ तक पहुंचा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हमें भारतीय एयरटेल का देखने को मिला, 9,325 करोड़ से लेके फिर बढ़ा, बीच में और बढ़ा 22 में भी बढ़ा, 23 में बढ़ा। भाई बिजनेस बढ़ रहा होगा, बढ़ता जाएगा, उधारी उधारी चले, लोन ज़्यादा बढ़ रहा होगा, बढ़ा और बढ़ा 25 में भी, ठीक है। आइसर मोटर्स में 5.3 का इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ, 7.3 बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, 54.3 करोड़ तक का इंटरेस्ट पे पहुँचाया जाके। BSE लिमिटेड 1 करोड़, 0.9, 2.4, 10.3, 28.2, 36.9, 38.7, 31.7, ठीक है। इसी तरीके से नारायणा विद्यालय 54, 80, 893, 82, 76, 163, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट जो, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
जहाँ इंटरेस्ट विंटरेस्ट देने के बाद, कंपनी अपना टैक्स वैक्स देने के बाद जो कंपनी का पैसा बचता है वो कंपनी का हार्डकोर प्रॉफिट होता है। यही मेन होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हमें कंपनी की पूरी स्थिति पता लगता है। क्या आगे, क्या पता इनकम इतना हो और क्या पता इंटरेस्ट इतना ज़्यादा देना पड़ा हो कि पूरा इनकम खा जाए। कंपनी ने इनकम तो कमाया मगर कंपनी ने उधारी इतनी ले रखी है कि इंटरेस्ट ही पूरा पैसा खा जाए। तो इसलिए हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ये पता लगता है कंपनी ने अपनी उधारी, अपना ब्याज, कंपनी ने अपना ब्याज व्याज देने के बाद और टैक्स गवर्नमेंट को देने के बाद जो बचा वही तो कंपनी का पैसा प्रॉफिट, वो कितना है उसी से तो रियल कंपनी का नॉलेज पता लगती है। तो अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम देखें इस ब्लू चिप शेयर्स का जो इन्होंने दे रखे हैं, जो कि इतने अच्छे अच्छे पोटेंशियल्स लगते हैं आने वाले टाइम में ग्रोथ के। तो देखिए पैट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता चल गया ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकला, पी एन एल अकाउंट बनाते हैं कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक साइड उन्होंने वो अपना क्या दिखाते हैं, अपना इनकम दिखाती है, और दूसरी साइड कंपनी क्या दिखाती है, अपनी खर्चे दिखाती है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट होता है ना। क्रेडिट साइड अपनी कंपनी इनकम दिखाती है पी&एल में, और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस दिखाते हैं। तो वो सब निकालने के बाद प्रॉफिट निकलता है। अगर इनकम ज़्यादा हुई एक्सपेंस से तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। उस प्रॉफिट में से कंपनी ने क्या ब्याज दिया, कंपनी ने क्या गवर्नमेंट को टैक्स दिया, वो सब निकालने के बाद हमारा पैट आता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आईटीसी लिमिटेड, तो ये अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर बढ़ते जा रहा है तो हर साल पे साल बढ़ रहा है, तो देखने में मज़ा आएगा कि हाँ भाई कंपनी अच्छा ग्रो करती है। तो देखो भाई आईटीसी लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 18 में देखिए तो 11,492 करोड़ का ये था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और फाइनेंशियल ईयर 19 में अगर देखें 12,835 करोड़ का था। फाइनेंशियल ईयर 20 में देखिए 15,592 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 21 में 13,382 करोड़। 22 में 15,503 करोड़। 23 में 19,476.7 करोड़। 20,190.8 करोड़ एंड 20,036.5 करोड़। तो देखने में हमें क्या लग रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। कुछ जगह पे डाउन हो रहा है, कुछ साल में डाउन हो रहा है, बट हाँ ऑल ओवर परफॉर्मेंस हम देखें तो हमें मज़ा आ रहा है। हमें देखने में अपसाइड ही दिखने को मिल रहा है। ठीक है, आओ HDFC AMC। HDFC AMC क्या होता है? HDFC AMC क्या होता है? HDFC AMC हमारी वो बैंक है। अब उसमें देखो 18 में देखो 711 करोड़ से स्टार्ट हुआ, देखो बढ़े जा रहा है भाई, बढ़े जा रहा है 1393। अमेजिंग अमेजिंग। अगर हम देखें भाई इसका कौन सी कंपनी है, HDFC AMC। HDFC AMC कंपनी अगर हम देखें तो भाई क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या अमेजिंग निकल के आया है। 711 करोड़ 2018 में थे, सॉरी 18 में थे, हाँ। 19 में 930 करोड़ हुए, 20 में 1262 करोड़, 1325 1325 करोड़ हमारे 21 में, 22 में 1393.1 करोड़, 22 में देखो बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे। वाह, ये तो बढ़िया चीज़ हो गई। भारतीय एयरटेल अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करें, भारतीय एयरटेल ने 2183.5 करोड़, ओहो लॉस खाया बीच में। फाइनेंशियल ईयर 19 में देखें, ओ भाई साहब फाइनेंशियल ईयर 2020 में लॉस खाया 33,618 करोड़, 23,420 करोड़ का लॉस, सिंपल लॉस। 22 में बढ़ा, फिर 23 में बढ़ा, 24 में बढ़ा, 25 में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। क्या बात है, 25 में तो गजब हो गया, 37,481 करोड़। अब इसी तरीके से आइसर लिमिटेड, आइसर मोटर्स की अगर हम बात करें
तो यहाँ से भी इसने सही स्टार्ट किया। हाँ, 2179.7 से स्टार्ट हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बढ़ रहा है, हाँ बढ़ा, घटा, फाइनेंशियल ईयर 20 में घटा, 21 में घटा, 22 में घटा एंड 23 में बढ़ा। अरे वाह, 16,1676 बढ़ा, हाँ बढ़ा, 1827 ठीक है, 4,734 फाइनेंशियल 25 में, ठीक है। तो बढ़िया, तो बढ़िया, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, ये सही है, बढ़ा, ऐसा ही बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइसर मोटर ने भी अच्छा बढ़, देखो 2020 से 18 में इतने का आफ्टर टैक्स था, अब देखो डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया 2025 में। मतलब कंपनी का आफ्टर टैक्स देख रहे, डबल से ज़्यादा हो गया 4-5 साल में। तो दैट इज़ गुड यार, गुड क्या, गुड से भी गुड है। BSE लिमिटेड 214 करोड़, 214.8 से स्टार्ट होती है, घटा 19 में, 20 में घटा, फिर 21 में भी घटा, 22 में बढ़ा, 22 में बढ़ा, 23 में घटा, 24 और 25 में तो बहुत ही अच्छा बढ़ गया, 768 करोड़ एंड 1317 ठीक है। नारायणा हृदयला का भी देखें 51.4 से बढ़ते 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 2025 में कितना हो गया, 789 अरे भाई साहब, बहुत ही बढ़िया हो गया। तो इसी से पता लगा, देखो 51 से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चालू हुआ था और कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ है, 789 और अब इस पर क्या दे रखा है, डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है। डेट इक्विटी रेशियो एक एक चीज़ पढ़ेंगे हम, अच्छे से पढ़ेंगे। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है ये भी बताएंगे। रिटर्न एंड कॉर्पोरेट कैपिटल एम्प्लॉयड बता रखा है, इक्विटी डिविडेंड परसेंट बता रखा है, ठीक है। फिर कंपनी के बारे में बता रखा है सारे। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, क्या देखते हैं क्या होता है डेट इक्विटी रेशियो। हम कैसे देखते हैं, मैंने आपको सिखाया है कि हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए अगर हम अपने AI का हेल्प लेते हैं तो डिसीजन मेकिंग डबल हो जाती है ना। तो दैट इज़ डेट इक्विटी रेशियो हमारी। अब होती क्या है, चलो हम सब पढ़ते हैं हम डेट इक्विटी रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। अच्छे से कंटेंट ले लेते हैं ताकि मज़ा आए पढ़ने में। डेट इक्विटी रेशियो इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। इंग्लिश बोथ। Explain debt equity ratio in Hindi and English both. Here is a clear and simple explanations of debt equity ratio. आओ देखते हैं डेट इक्विटी रेशियो क्या था, हिंदी में पढ़ते पहले ताकि एक ही बार में समझ आ जाए सबको डबल टाइम नहीं लगाते अभी। डेट इक्विटी रेशियो क्या आता है, डेट इक्विटी रेशियो बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना कर्ज और कितनी अपनी पूंजी का उपयोग कर रही है, ठीक है। देखो ये डेट इक्विटी रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कंपनी के पास कितनी उधारी है, कंपनी के पास खुद का कितना है, इक्विटी खुद की पूंजी कितनी है और उधारी की पूंजी कितनी है, ठीक है। यही बताएगा। और कितने अपना पूंजी लेके और कितना बाहर उधारी लेके, कितना कर्जा लेके कितनी अपनी पूंजी लगा के बिजनेस चला रही है।
तो ये डेट इक्विटी रेशियो बताता है कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना कर्ज और कितनी पूंजी का उपयोग कर रही है। ठीक है, यह कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और रिस्क लेवल दिखाता है। ठीक है, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और रिस्क लेवल बताएगा। डेट इक्विटी रेशियो कुल कर्ज और डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स की पूंजी। टोटल डेट्स की मतलब डेट इक्विटी रेशियो कितने का, टोटल डेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स की पूंजी। अब ये भी नहीं कि बिजनेस ज़्यादा उधारी लेके चला रहे और क्या कहते हैं शेयर होल्डर की कैपिटल, शेयर होल्डर की पूंजी कम हो, उधारी ज़्यादा हो, तो रेशियो ज़्यादा निकलेगा तो कोई ख़राब है। तो वही चीज़ बोल रहा है, हाई रिस्क कंपनी पर ज़्यादा कर्ज, कंपनी पर ज़्यादा कर्ज, अगर अगर हाई रेशियो निकल के आएगा, अगर ये ज़्यादा निकलेगा, टू अगर जैसे सपोज करो 1 निकला किसी कंपनी का और किसी कंपनी का 2 निकला, तो 2 अगर निकल रहा है तो ये ज़्यादा हाई रिस्क है। ठीक है, हाई रेशियो कंपनी पर ज़्यादा कर्ज शो करता है और लो रेशियो कंपनी पर कम कर्ज शो करता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर हाई रेशियो में फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, वो वीक है, तभी तो भाई हाई रेशियो ज़्यादा कम ज़्यादा निकल के आ रहा है। नॉर्मली आइडल रेशियो कितना होना चाहिए, आमतौर पर 1:1 या उससे कम अच्छा माना जाता है। 1:1 मतलब जितनी उधारी है, उतनी 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 पूंजी लगा रखी है, उतनी कंपनी की पूंजी है। ठीक है, कैपिटल है, इक्विटी। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड की पूंजी जो बोलते हैं। ठीक है, उतनी है तो 1:1 माना जाता ठीक। अगर ये ज़्यादा बढ़ने लग जाए, ये 2:1 हो जाए, 2:3, टोटल डेट ज़्यादा है, शेयर होल्डर्स की पूंजी कम है, तो फिर ये रिस्की वाला गेम हो जाता है, कंपनी कर्जदार बन जाती है। तो ये डेट इक्विटी रेशियो बताता है। ठीक है, तो हमें पता लगेगा कितना पूंजी, कितना शेयर होल्डर का फंड है और कितना डेट्स है। तो हम दोनों बराबर होंगे, 1:1 होते हैं, तो दैट इज़ गुड इंडिकेशन कंपनी स्टेबल है। अगर वो ऊपर ज़्यादा होने लग जाए, ज़्यादा ऊपर होने लग जाए, 2:1, टोटल डेट्स बढ़ने लग जाए, 3:1, 3, 4, 5 ऐसे होने लग जाए, तो कंपनी स्टेबल नहीं है, कंपनी में कर्जा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और कंपनी में शेयर होल्डर्स के फंड कम है, उससे ज़्यादा कर्जा है कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पर रिस्क लेवल हाई हो जाता है, तो ऐसी कंपनी में हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो डेट्स अब कैसे निकालते हैं, एग्जांपल। अब ये रेशियो इंडस्ट्री के हिसाब से भी अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है। अब अगर बैंक्स के लिए नहीं होता, ये अलग अलग सिचुएशन है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन सब के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी डेट 50 करोड़ का है, इक्विटी 100 करोड़ का है, ये देख कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं, डेट है 50 करोड़ का, इक्विटी है 100 करोड़ का, रेशियो क्या निकल के है 0.5। मतलब कंपनी हर एक इक्विटी पर 0.5 का कर्ज ले रही है। ठीक है, तो यही सब इसमें लिखा हुआ था। आओ, हमने डेट इक्विटी रेशियो के बारे में पढ़ लिया, अब डेट इक्विटी रेशियो के बारे में पढ़ा। अब डेट इक्विटी रेशियो देखते हैं, यहाँ पर क्या है, टोटल डेट। देखो आईटीसी लिमिटेड की अगर देखें तो 18, 19, 20, भैया कोई है ही नहीं, है ही नहीं। ओ भाई साहब, तो मतलब ज़ीरो है तो ठीक है। HDFC AMC का देखें तो ज़ीरो ही है ऑलमोस्ट, दैट इज़ ग्रेट। और भारतीय एयरटेल का देखें, देखो 1:1 बोला है, बट ठीक है, इतना चलता है। 1.6 है इसका, 18 में 1.17, 1.7 था, 19 में 1.5। ये थोड़ा सा है कि टोटल डेट ज़्यादा है, 2.1, 1.9, 1.3। देखो 25 में ठीक हो गया, तो मतलब डेट इक्विटी रेशियो तो बहुत बढ़िया है, ऊपर की दो कंपनी का तो बहुत बढ़िया है। इसका 1.3 है, ठीक है। एयरटेल में देखो लगभग ज़ीरो ही है, आइसर मोटर में ज़ीरो ही है हर जगह, दैट इज़ ग्रेट। ये सही है ना, फिगर चेक करते हैं, सही है फिगर जो भी होगा।
हाँ अच्छा, ज़ीरो है ना, 0 पॉइंट मतलब, ठीक है ठीक है। BSE लिमिटेड ज़ीरो, वाह, 000, ठीक है। नारायण हृदय 0.8, 0.8, 0.6, 0.6, 0.4, 0.5, 0.6, गुड। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय परसेंट देखे, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में पढ़ते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छे से पढ़ते हैं एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो इक्विटी डिविडेंड बचेगा, फिर उसके बाद ऑल ओवर ऑलमोस्ट ख़त्म। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंट देखते हैं निकाल के कैसे, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सप्लेन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं सीधा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताते हैं कि कंपनी अपने कुल कैपिटल, इक्विटी प्लस डेट का उपयोग कितना प्रभावी तरीके से कर रही है प्रॉफिट कमाने के लिए। यह कंपनी की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी नापता है, ठीक है। कंपनी कंपनी का मतलब ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बताया, कंपनी बिजनेस चलाने के पास अपने पूंजी लेके आई, उनका पूंजी और प्लस उधारी, उस दोनों का किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है कि मुनाफा कमाने के लिए, किस तरीके से उसका अपना कितना कितना मुनाफा हो रहा है। अगर वो पैसा लगा के ज़्यादा मुनाफा होता, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़िया है। तुमने उधारी, अब एक बिज़नेस चल रहा है, बिज़नेस पे कैपिटल आया, शेयर होल्डर का पैसा आया, प्लस बिज़नेस पे उधारी, दोनों को डेट्स को जोड़ के ये पूरे इन्हीं पैसे से धंधा बिज़नेस चल रहा है, इसी पैसे से बिज़नेस चल रहा है। अब उस बिज़नेस के पैसे को प्रॉफिट कमाने के लिए किस तरीके का उपयोग कर रहे हैं, ये बताया जाएगा कि वो सही उपयोग हो रहा है। अगर वो आ ही नहीं रहा है तो मतलब तुमने जो पूंजी उठाई है बिज़नेस में लगाई है, और प्लस उधारी उठाई है जो बाहर से उधारी ले रखी है, दोनों पैसों को मिला के तुम इतना यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे कि तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा हो। तो यही चीज़ ये पे बताएगा। ROCE बताता है कि कंपनी अपने कुल कैपिटल, इक्विटी प्लस डेट का उपयोग कितने प्रभावी तरीके से कर रही है कि प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। यह कंपनी की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को मापता है। फॉर्मूला क्या हो गया, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इन 100, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला दे रखा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और कैपिटल एम्प्लॉयड कुल संपत्ति माइनस चालू देनदारियाँ, इक्विटी वही चालू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट ये बोल दो, या कुल संपत्ति माइनस चालू देनदारियाँ। अब देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं चालू देनदारियों को, ये देखो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बनता है, टोटल एसेट्स में से हम करंट लायबिलिटी माइनस कर दे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, हाई रिटर्न ऑफ हाई ROCE, कंपनी पूंजी का सही उपयोग कर रही है। अगर हाई ROCE निकल के आ रहा है तो मतलब कंपनी अपने पूंजी का सही यूटिलाइज कर रही है, ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, वही बताया। लो ROCE है तो पूंजी का उपयोग कमज़ोर है, यही मैंने बताया अभी है। गुड ROCE आमतौर पर 15% प्लस ROCE अच्छा माना जाता है, ठीक है। EBIT 20 करोड़, कैपिटल एम्प्लॉय 100 करोड़ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ROCE हमारा निकल के आया 20%।
आमतौर पर 20% सही माना जाता है, तो 20% ROCE, 15% सही माना जाता है। नॉर्मल गुड ROCE का रेंज है 15%, यहाँ पर 20% आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। ये जो निकल के आया, तो हमें पता लग गया ROCE कैसे निकलता है। ठीक है, ROCE क्या मतलब होता है कि कंपनी की पूंजी प्लस उधारी दोनों को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। उससे अगर ज़्यादा निकल के आ रहा है तो मतलब कंपनी की एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है, जिससे कि प्रॉफिट अच्छे से आ रहा है। 15% तक नॉर्मल है, सही अच्छा रेशियो माना गया है। उससे ज़्यादा होता है वेल एंड गुड। ठीक है, आओ अब देखते हैं आर्टिकल में रिटर्न ऑन कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं क्या है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो इसमें, देखो भाई 15% तक हमने सही माना है, हमें पता लगा 15% तक ठीक है। आगे देखो इसमें क्या है। ITC का देखो 35.4% का आया। ओह वाह, ठीक है, अच्छा है यार, बहुत बढ़िया है। फाइनेंशियल ईयर 19 का 34.4 करोड़, बहुत ही बढ़िया है। फाइनेंशियल ईयर 20 का 32.3 करोड़, 21 का 28.7 करोड़, 22 में 33.9%। सॉरी करोड़ बोल रहा हूँ, दिस इज़ परसेंटेज। अभी जो हमने दिखाया निकाल के कैसे निकला, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड करके। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कैसे निकलता है, अगर हम PNL में जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब जब हम उसमें से क्या कहते हैं, जब प्रॉफिट निकालते हैं, तो प्रॉफिट जितना भी इनकम हुआ, इनकम में से जब एक्सपेंस घटा रहे होते हैं, तो ऐसा प्रॉफिट जहाँ पे हमने इंटरेस्ट नहीं घटाया है, अभी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट नहीं घटाया है, टैक्स नहीं घटाया है, ठीक है, उससे पहले जो प्रॉफिट निकल के आया है, इंटरेस्ट और टैक्स को घटाने से पहले जो प्रॉफिट आया उसे बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। जो भी टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, इसे बोल भी सकते हैं कि इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, आ जाओ। तो ये इस तरीके से 35.4%, 34.4%, 32.3%, 28.7%, 33.93%। वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ऑलमोस्ट 37.3% चल रहा है। ठीक है, 15% तक ठीक है, इतना आ रहा है, बहुत बढ़िया है। HDFC AMC के देखे तो 57.6%। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। कहने का मतलब ये है कि भाई 15% तक का रिटर्न तो आ रहा है। अगर 15% का बिजनेस रिटर्न नहीं दे रहे तो इससे बढ़िया उस धंधे का पैसा तुम क्या कहते हैं, कहीं पर फिक्स एसेट पे लगा दो, फिक्स एसेट कह रहा, फिक्स डिपॉजिट पे लगा दो, इससे ज़्यादा रिटर्न वहाँ जाएगा। इसलिए बोला गया 15% तक एक डिसेंट माना जाता है कि हाँ 15% तक रिटर्न आ रहा तो दैट इज़ गुड, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अगर उससे कम आ रहा तो इतना तो पैसा तुम जितना लगा रहे हो बिजनेस में, वो पैसा निकाल के तुम वो बिजनेस में क्यों लगा रहे हो, वो पैसा रिटर्न लेने के लिए तुम पैसा उसे FD कर दो, तो उससे ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा। एक कहने का मतलब, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा बोला जाता है। ठीक है, भारतीय एयरटेल का देखो 7.1%, देखो 2021 में तो ख़त्म ही था, लॉस में चल रहा था बिजनेस। 14.8, 24.3%, ऑल ओवर इज़ गुड। BSE लिमिटेड में भी सही देखने को मिल रहा है, स्टार्टिंग कम से हुई बट कोई दिक्कत नहीं, एट द एंड देखो सही हो गया। 25 में तो 36.3 BSE। नारायणा हृदय 8.9% से देखो 9.3%, 13.6, 33.9, 21.6, गुड। अब इक्विटी डिविडेंड परसेंट, इक्विटी डिविडेंड परसेंट
इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड परसेंटेज, इक्विटी डिविडेंड परसेंटेज क्या बताता है? बताता है कि कंपनी के एक शेयर धारकों को फेस वैल्यू के आधार पर कितना प्रतिशत डिवाइड दे रही है। यह बताता है कि एक शेयर पर आपको डिविडेंड के रूप में कितना लाभ मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, पहले हम पढ़ लेते हैं इसे। इक्विटी डिविडेंड परसेंटेज, प्रति शेयर डिविडेंड डिवाइड बाय प्रति शेयर फेस वैल्यू इंटू 100। हाई डिविडेंड परसेंट, कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है। लो डिविडेंड परसेंट, कंपनी कम डिविडेंड दे रही है या प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर रही है। डिविडेंड 10 रुपये प्रति शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपये, डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू 100%। डिविडेंड प्रति शेयर 5 रुपये, फेस वैल्यू 10, डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू 50%। ठीक है, आओ हम पढ़ते हैं क्या, मैं बताओ इक्विटी डिविडेंड परसेंटेज हमारा क्या होता है। इक्विटी डिविडेंड परसेंटेज हमारा होता है, कंपनी एक शेयर पर, एक फेस वैल्यू शेयर पर, 1 रुपये के शेयर पर कितने रुपए का डिविडेंड दे रही है। अब डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड मैं बताता हूँ। डिविडेंड क्या होता है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर जो भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, इक्विटी शेयर जो खरीदते हैं ना, तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट के हिस्से में से ना कुछ पैसा रिज़र्व में डाल देती है। उस रिज़र्व से कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं कई सारे, या तो कंपनी उस पैसे को कहीं री इन्वेस्टमेंट कर दे, या कंपनी उस पैसे में से, क्योंकि उनके शेयर होल्डर्स होते हैं जो उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो अपने अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, वो अपने शेयर होल्डर को मोटिवेट करने के लिए कि उसकी कंपनी से बने रहे, तो वो हर साल क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली, कंपनी पर डिपेंड करता है, साल में 4 बार या साल में 2 बार या साल में 1 बार या साल में 3 बार, मतलब किसी कभी भी साल में 4 बार तक वो दे सकती है। तो डिविडेंड कभी भी, मतलब कितना डिविडेंड दे रही है। अगर कंपनी के पास, कंपनी का शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये की है, किसी ने 10 रुपये की शेयर्स खरीदे हुए हैं, 10 रुपये के शेयर खरीदे, अब वो 10 रुपये के बदले 10 रुपये का डिविडेंड दे रही है, तो भैया 100% डिविडेंड रेट है कि मतलब कंपनी ने 10 रुपये, कंपनी को 10 रुपये का लगाया, उतना का तो वो शेयर ही दे देती, डिविडेंड ही दे देती है 10 रुपये का, तो साल में तो 100%। तो यही है कि इसका जो रेशियो है, अगर वो ज़्यादा जाए, अगर वो इसका परसेंटेज ज़्यादा जाए तो मतलब अच्छा है, कंपनी अच्छा कर रही है, और वही कम जाए तो कंपनी सही नहीं कर रही है। ठीक है, सही नहीं कर रही है, या तो उस पैसे को कंपनी क्या कर रही है, अपने बिज़नेस में यूटिलाइज़ कर रही है, अपने बिज़नेस में लगा रही है, डिविडेंड का पैसा अपने शेयर होल्डर को नहीं दे रही, शेयर होल्डर का पैसा, जो पैसा है वो क्या करे, कंपनी बिज़नेस में लगा रही है। तो वही कहने का मतलब है कि एक अच्छी कंपनी तभी कहलाती है जब वो कंपनी खुद कमा रही है, उसके साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स को भी कमाए। बट अगर वो बिज़नेस में री इन्वेस्टमेंट कर दे तो एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि कंपनी बार बार बिज़नेस में री इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपने पैसे का, उसका जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट में से वो रिजर्व में डाल रही है, रिजर्व में से वो पैसा डिविडेंड में नहीं बांट रही, शेयर होल्डर को नहीं बांट रही, अपने बिज़नेस में री इन्वेस्ट कर रही है, बिज़नेस में री इन्वेस्ट कर रही है। अब जितना री इन्वेस्ट होगा तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग वैसे चलती है ना, तो बिज़नेस में भी तो ये सब चलेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे मैं लेक्चर बनाऊंगा, बहुत बढ़िया बताऊंगा आपको। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या, पैसे से पैसा बन रहा है। ठीक है, 1 रुपये बना, 1 रुपये से आपने 1 रुपये कमाया, अब तुम कितने रुपये से कमाओगे, 2 रुपये से कमाओगे। पहले आपने 1 रुपये से 1 कमाया, तो अब 2 रुपये से कमाओगे, 2 रुपये से आप कितना कमाओगे, अब 2 रुपये से अब 2 रुपये कमाओगे, फिर 4 रुपये से 4 रुपये कमाओगे, फिर 5 रुपये से 5 रुपये कमाओगे। इस तरीके से जितना कैपिटल बढ़ता जाएगा, पैसा भी उतना बढ़ता जाएगा, और रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक दिन ऐसा विशाल रूप ले लेगी कि वो आप मज़ा आ जाएगा आपको। इसके ऊपर लेक्चर है, मैं बनाऊंगा अच्छे से पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे। ठीक है, तो यही चीज़ हमने पढ़ी, डिविडेंड के बारे में पढ़ लिया हमने। अब हमें ये पता लग गया कि रिटर्न इक्विटी डिविडेंड परसेंटेज अगर ज़्यादा है तो कंपनी अच्छा दे रही है, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर को अपने रिजर्व में से पैसा निकाल के बांट रही है।
क्योंकि ये डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता है कंपनी के लिए कि वो अपने अपने शेयर होल्डर को दे ही दे, ज़रूरी नहीं है। कंपनी में भी हो सकता है कंपनी उस डिविडेंड के पैसे को अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट कर दे जिससे कि शेयर प्राइस बढ़े। ठीक है, तो आओ देखते हैं। अब हम देखते हैं इसका, हमने हमें पढ़ लिया, अब देखते हैं इक्विटी डिविडेंड परसेंटेज क्या कह रहा है। ओ भाई साहब, फेस वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए, ओ भाई साहब, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होती है, उस हिसाब से कितना रिटर्न दे रहे आईटीसी लिमिटेड, 515%। कहने के मतलब शेयर की वैल्यू 10 रुपये होती है, एक फेस वैल्यू 10 रुपये है। अगर ये मान के चलो 10 रुपये में से कितना 10 रुपये दिया, कितना दिया, 100 रुपये दिया, 50 रुपये दिया, इस तरीके से फेस वैल्यू 10 रुपये है। अगर हो सकता है अगर किसी का प्राइस किसी का शेयर प्राइस 100 रुपये है तो उसका मतलब क्या है, 90 रुपये का प्रीमियम है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। वो 10 रुपये से कैलकुलेट कर रहा है फेस वैल्यू से, ठीक है, ना कि 100 रुपये से, समझ आई? क्योंकि 90 रुपये वो प्रीमियम है, ये परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट किया जा रहा है। आईटीसी लिमिटेड 515%, ओ भाई साहब 575%, 1015%, अरे वाह, 1435%, क्या खतरनाक डिविडेंड रेट है, मज़ा आ गया देख के। HDFC AMC 320%, 480%, 680%, 840%, 960%, बढ़िया यार। भारतीय एयरटेल परसेंट भी बढ़िया, सही जा रहा है यार, 320। आइसर मोटर 1100%, 1250, 1250, 1700, 2100, 3700, 7000%, बहुत बढ़िया। BSE लिमिटेड 1800, मतलब बढ़िया यार, डिविडेंड बांटती है कंपनी ये सब। आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रह सकते हैं, पैसा आता है, ये डिविडेंड बांटती है, फिर कंपनी की शेयर वैल्यू तो बढ़ेगी, प्लस डिविडेंड भी मिल रहा है, सोने पे सुहागा, सही है यार। देखो इसमें भी देखो 25%, ठीक है। आओ अब कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं, आईटीसी लिमिटेड क्या है, सबको पता है आईटीसी लिमिटेड क्या करती है। आओ देखो आईटीसी लिमिटेड के बारे में जानते हैं। आईटीसी लिमिटेड इज़ अ होल्डिंग कंपनी। द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू 4 segments: FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड्स, होटल्स, paper and packaging, and agribusiness. The FMCG's segments include cigarettes such as cigarette and cigars, and others such as branded packaged food business, apples and meals, snacks, dairy and beverages, biscuits and cakes, chocolates, coffee and confectionery, education and stationery product, personal care products, safety matches, and agarbattis and apparel. Its hotel segments includes hotlings, its paperboards, papers and packaging segments includes paperboards, papers includes specialty papers and packaging including flexibles. Its agri-business segments including agri commodities such as soya, spices, coffee and leaf tobacco. Its other segments includes information technology, services and branded residence. Its brands include Ashirwada Bingo, Candyman, Fiamma, Vivels, Classmate, Superior, Engage, मंगलदीप सेम्स एंड होमलाइट्स। तो ये सारी चीज़ें में इन्वॉल्व है, ये सब चीज़ों पे करता है। FMCG है, काफ़ी स्टेशनरी के आइटम्स है, एग्री बिजनेस है, बहुत वास्ट है आईटीसी। ये आईटीसी के बारे में था। HDFC एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड क्या करती है देखते हैं। HDFC Assets Management Company Limited is a company that is engaged in providing assets management service to housing development finance corporations limited mutual fund. The company also provides portfolio management and aggregated account services including discretionary, non-discretionary and advisory services to high net worth individuals, families, offices, domestic corporate trust, provident funds and domestics and global institutions. The company's products portfolio includes equity-oriented, debt-oriented, liquids, and other schemes. Its equity-oriented schemes includes all solutions-oriented schemes portfolios. Its others
Schemes includes arbitrage funds, exchange traded funds. ये सब चीज़ें एच डी एफ सी एम सी मैनेजमेंट कंपनी करती है। भारतीय एयरटेल लिमिटेड इज़ अ ग्लोबल, इसके बारे में तो बोलना ही सब कुछ जानते होंगे। भारतीय एयरटेल लिमिटेड इज़ अ ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी with operations in 18 countries across Asia and Africa. Its segments includes Mobile Service India, Mobile Services Africa, Mobile Services South Asia, Tower Infrastructure Services, Digital TV Services, Home Services, Airtel's Business and others. The Mobile Services India segments includes voice and data telecommunication services provided through wireless technology 2G, 3G, 4G in India. The Mobile Services Africa segments includes voice and data telecom services provided through wireless technology 2G, 3G, 4G offered to customers in Africa. The Mobile Services South Asia segments includes voice and data telecom services provided through wireless technology 2G, 3G in Sri Lanka. The Tower Infrastructure Services segments include setting up, operating, and maintaining wireless communications towers in India. The Digital TV Services segments includes digital broadcasting services providers under the Direct to Homes platform. Eicher Motor Limited is an automobiles company. The company is engaged in the manufacturing and selling of motorcycle spare parts and related services. The company primarily operates in only one segment, that is the automotive segment. The automotive segment includes all activities related to development, designs, manufacturing, assemblies and sale of two-wheelers as well as of related parts and accessories. Its flagship brands Royal Enfield, which is engaged in motorcycle business. Royal Enfield's motorcycles products includes Interceptor 650, Continental GT 650, Classic Bullets and Himalayans. Royal Enfield's portfolio also includes apparels and motorcycles accessories, including protective riding apparels, riding accessories, protective seats, bodyworks, controls, wheels, luggage, and engines. Its commercial vehicles businesses led by VE Commercial Vehicles. Its joint ventures with AB Volvo, VE Commercial Vehicles Limited. VCV includes a range of ISIS branded trucks and buses. BSE Limited BSE Limited is a stock exchange company. BSE provides a transparent market for trading in equity, debt instruments, derivatives, and mutual funds. The company operates through facilitating tradings in securities and other related ancillary services segments. It also has a platforms for trading in equities of small and medium enterprises. It offers requests for quotes platform, which is web-based online trade executions and settlement platform for tradings of corporate bonds, commercial papers, certificates of deposits, government security, treasury, bill, states development loans, municipal bonds, and securitize debt. BSE also launched a mobile applications called BSE Direct as well as web-based platforms for individuals investors to participate directly in the auctions of government securities, states development loans, and treasury bills issued by the governments of India. Its subsidiaries includes BSE Technology Private Limited and BSE Institutes Limited. Narayana Hrudayalaya Limited is a holding company. The company operates a network of hospitals, diagnostic centers, clinical centers, or test laboratories. The company operates through the medicals and healthcare services business segment. The company offers medical surgery and diagnostics and support services. It provides services in the area of cardiology, orthopedics, cosmetic surgery, anesthesia, imaging, and radiology, nutrition and diabetics, physiotherapy, renal transplants, thoracic surgery, pediatrics surgery, medicals, oncology, surgical, gastroenterology, dermatology, hematology, rheumatology, neurology, psychiatry, and psychology, and others. The company operates a network of approximately 20 hospitals, multi-specialty, and super specialty healthcare facilities, 4 heart centers, and 19 primary care facilities, including clinics and information centers across India, and are hospitals at Cayman Islands with approximately 6,181 operational beds. ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सारे कंपनी के बारे में मैंने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें मेरे आर्टिकल्स में देखी थी, मुझे लगा आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है स्प्रेड करने के लिए, तो मैंने ये आप लोगों के लिए
दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट एनी टिप्स कि आप एक अच्छा प्रैक्टिस करो। एक अच्छे रिसर्चर बनने के लिए यू शुड रीड न्यूज़पेपर्स, ईटी, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे हैं जो भी आते हैं लाइक ईटी जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड्स है, और भी है, मेरे को नाम याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं तो आई वुड प्रिफ़र ईटी, जिसमें मेरे को सारी चीज़ें मिल जाती है, मेरे को न्यूज़ भी मिलते हैं और प्लस मेरे को क्या कहते हैं, हम इसमें न्यूज़ भी देखने को मिल जाएगी, नॉर्मल न्यूज़, और प्लस फाइनेंशियल्स न्यूज़ भी देखने मिल जाए, कंपनी के बारे में भी अपडेट्स होते हैं। तो एक न्यूज़पेपर पढ़ो तो आपको सारी अपडेट्स आ जाती है। तो मैं आई प्रीफर ईटी। वैसे बिजनेस स्टैंडर्ड भी मैंने पढ़ा हुआ है, वो भी ठीक है। मिंट, हाँ एक मिंट भी है, मिंट ऑल्सो, मिंट में भी आती है न्यूज़ फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो मैंने पढ़ा हुआ है। तो सही करो, ये सब पढ़ो। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ, कि आपको एक ब्लू चिप्स के बारे में जाना, ब्लू चिप्स किस तरीके से, कैसी कंपनियां होती है। तो देखा हमने इसमें सारी कंपनी देखी, तो कंपनी में क्या था, डेट्स कम थे, कंपनी की इनकम बढ़ रही थी, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़े हुए थे, कंपनी ने बहुत ही अच्छे से जो कंपनी के बहुत अच्छे रिटर्न्स थे, अच्छे डेट्स नहीं थे, डेट्स कम थे, और क्या कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़िया था, प्लस इक्विटी परसेंट डिविडेंड बढ़िया था। दैट इज़ गुड, हमारी कंपनी ये सब जो थी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में। और आप एक फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स अगर सीखना चाहते हो अच्छे लेवल पे, और एक डिसेंट ट्रेडर बनना चाहते हो, तो मेरे चैनल को फॉलो करो। और मेरे चैनल में सारी स्टॉक मार्केट की कोर्स मैंने बिगनिंग से बना रखी है, और उसके साथ साथ ये इस तरीके का पार्ट भी मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा रखी है अब मैंने अपने चैनल में। तो आप जाके देखो, सारी चीज़ें देखो, सारी चीज़ के देख के आप एक अच्छा ट्रेडर बनो, जिसमें कि आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे शेयर्स को पिक करना सीखे आप कि क्या है, कैसे करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दोस्त देवराज मंडल। जय हिंद, वंदे मातरम।